Good morning, all of you. Myself, Supriya Patra, belongs from Jharsuguda, Odisha. By qualification, engineering pass out student हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और पिछले पिछले कोविड से पहले मैंने इस बेहतरीन शानदार सिस्टम का बेनिफिट लिया था फ्रेंड्स। अगर बताओ फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैंने अपना प्रीमियर लेवल कंप्लीट किया हूँ फ्रेंड्स, और बहुत जल्द मैं आज यहाँ पे डिप्लोमेट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और थैंक्स कहना चाहूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर ऋषि सर को, और थैंक्स कहना चाहूंगा इस सिस्टम के जो जीएम सर, अनुराग सर और सारे मेंटर्स जिन्होंने मुझे मौका दिए हैं कि आज के इस सेशन में मैं आपका दोस्त और आपका फ्रेंड और आपका भाई, जो आज इस सिस्टम को मैं और आज इस प्रोग्राम को मैं एज ए एंकर हूँ फ्रेंड। लोग ऑनलाइन क्या है नहीं जानते थे, समय में एक बड़ा विजन लेके एक ऐसे कंपनी जिन्होंने पिछले 22 साल पहले शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स, सन 2000 को, और एक बड़े विजन के साथ जो कंपनी डीसॉफ्ट है फ्रेंड, इन्होंने शुरुआत करते हुए एक ऑनलाइन एजुकेशन का प्रमोशन का लोगों को सिखाने के लिए फ्रेंड्स एक मौका शुरुआत हुआ था। तो आज ये जो वेबिनार है फ्रेंड, आज ये सीरीज में बहुत दिनों से बहुत सारा सीरीज चल रहा है, लेकिन आज के जो सीरीज है यहाँ पे एक ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलेंगे। जैसे हर सीरीज में हम डीसॉफ्ट के एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलते हैं, तो ये सीरीज में भी हम लोग आज एक ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलेंगे जिन्होंने यहाँ से बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, राइट। और जिन्होंने यहाँ पे और जिनके थ्रू से फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं, जिनके थ्रू से आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आज आगे बढ़े हैं और उनके सपने पूरे कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें पर्सनली फ्रेंड 2 से 4 बार मिला हूँ, उन्हें बात किया हूँ, बहुत ही कूल नेचर के वो हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, राइट। लेकिन उनका नॉलेज जो है ना फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त है। आज उनसे सीख के फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने उनकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे उनके सपने पूरे कर रहे हैं। मैं आप सारे लोग के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं उनको वार्म वेलकम करना चाहूंगा। इसमें वो और कोई नहीं है फ्रेंड्स, क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीसॉफ्ट, जो अपकमिंग ज्वेल में है, बहुत जल्द ज्वेल कंप्लीट करने वाले हैं, बिहार के राजधानी पटना से रहने वाले हैं। अगर मैं उनका नाम कॉल करना चाहूँ फ्रेंड, तो डिजिटल क्लैपिंग के साथ वन एंड ओनली मिस्टर कौशल सिन्हा सर, मैं उनको हार्टली वेलकम करना चाहता हूँ इन दिस डिजिटल वेबिनार फ्रेंड। वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच पत्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने मुझे कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वेबिनार में आए हुए तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और ऐसा जैसा देख पा रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो आज गाड़ी में बैठे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने साथ कुछ अपने एसोसिएट को लेके बैठे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, कई लोग दुकान में बैठे हैं और ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ड्रीमर हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं। तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, और वो यहां से सीखकर जानकर अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अनुराग सर का तहे दिल से आभारी हूं कि जिन्होंने आज के इस वेबिनार में मुझे कॉल किया, मुझे चुना है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर को। थैंक यू सर। और जिन्होंने इस आज के वेबिनार में जितने भी गुरुजन बैठे हैं, जिनसे मैंने सीखा है, डीसॉफ्ट के सारे सीनियर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने सीएनएस के 4 पिलर्स जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे सिस्टम सिखाया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी खुशनसीबी है कि इस सिस्टम में मैं सुधांशु सर जैसे लोग के साथ काम कर पाया। मैं सुधांशु सर को थैंक्स कहना चाहता हूं। मनीष सर जैसे लोगों के साथ काम करना सीखा, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे सिखाया कि ये काम कैसे होता है। मैं बहुत प्राउडली ये कहता हूं कि मैं मनीष सर का डाउनलाइन हूं। मैं रणविजय सर, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि मेरे वो सीनियर हैं। और फायर ऑफ डीसॉफ्ट के नाम से जाने वाले मिस्टर चिंटू सर, जिनका मैं तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे सिस्टम में काम करना सिखाया और मुझे इस डीसॉफ्ट के लायक बनाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्त, जैसा कि मैं आज देख पा रहा हूं
कि सारे लोग एक्साइटेड हैं। कुछ हमारे ऐसे लगता है कुछ हमारे गेस्ट भी हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं। तो आज मैं अपनी जिंदगी की किताब के उस पन्ने के बारे में बयां करूंगा आपसे, जिस पन्ने को पढ़कर, जिस पन्ने को आज भी मैं याद करता हूं तो खुद बहुत रोमांचित हो जाता हूं, एक्साइटेड हो जाता हूं। मतलब ये ऐसा हो जाता है कि यार कैसे, कितना अच्छा वो दिन था, कैसे मैं ग्राउंड में काम किया करता था। और वो पन्ने मैं आपके साथ लेके आया हूं जिस पन्ने को लिखने में बहुत मेहनत किया है। तो दोस्त, अपनी जिंदगी की कहानी शुरुआत करता हूं। शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ कहता हूं। कहानी ऐसी है दोस्त कि एक दिवाली का समय होता है, दीपावली का समय होता है। दीपावली में आप जानते हैं कि जब दिवाली का समय आता है तो मोहल्ले में साफ सफाई हो जाती है, होने लगती है, घर में साफ सफाई होने लगती है, घर में सजाने का कार्यक्रम होने लगता है, गली में पटाखे छूटने लगते हैं और गली में हर जगह सिर्फ बच्चों के बीच में पटाखों की बात होती है। हर गली में, हर मोहल्ले में पटाखे फोड़े जाएंगे, ऐसी बातें होती है। तो उसी तरह से एक 8-10 साल का, 11 साल का बच्चे का एक समूह था और वो समूह आपस में बातें कर रहे थे कि इस दिवाली जो आ रहा है, इस दिवाली में मैं ऐसे पटाखा छोड़ूंगा, मैं पापा को बोलूंगा वो आसमान में उड़ने वाले पटाखे लाएंगे, मैं फुलझड़ी लाऊंगा, मैं बड़ा धमाका करने वाला पटाखा लाऊंगा। ये मोहल्ले में ये बातें हो रही थी और 10-12 साल का जो बच्चा भी था वो भी इस बात को सुन रहा था, बहुत गौर से ध्यान दे रहा था और उसके ध्यान में भी आ रहा था कि मुझे भी पटाखे छोड़ने, मैं घर जाऊंगा, अपने घर बोलूंगा कि पटाखे मुझे चाहिए। वो दौड़ता हुआ जब घर जाता है और माँ को बोलता है कि माँ मुझे पटाखे खरीदनी है। माँ बोलती है कि बेटा बिल्कुल पटाखे खरीदनी है, 1 सप्ताह के बाद दिवाली है, पटाखे भी खरीदेंगे और मिठाई भी खरीदेंगे, पूरे घर को भी सजाएंगे, दिवाली को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। बोला नहीं माँ, दिवाली में तो खरीदेंगे, लेकिन मुझे आज पटाखे छोड़नी है, मुझे आज दिवाली, बच्चे लोग गली में पटाखे छोड़ रहे हैं, मुझे पटाखे चाहिए। बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है। तो माँ उसे परमिशन दे देती है और पैसा देती है। वो जाता है, लड़का दौड़ के जाता है और गली में के नुक्कड़ से एक पटाखा खरीदता है। एक पैकेट नहीं खरीदता है, एक पटाखा खरीदता है। एक पटाखा, बड़ा सा पटाखा खरीदता है और रास्ते भर ये सोचते आता है कि जब मैं इसे जलाऊंगा तो ये जलेगा और जब इसकी रोशनी होगी और लोग देखेंगे और जब लोग पूछेंगे कि ये रोशनी किसने किया है तो मैं कहूंगा मैंने किया है। जब इसका धमाका होगा, इसकी आवाज जब गूंजेगी चारों तरफ और कोई पूछेगा कि ये धमाका किसने किया है, मैं कहूंगा ये धमाका मैंने किया है। और ये रास्ते भर सोचता हुआ आता है और घर पे आता है, घर में माँ को दिखाता है कि माँ देखो मैंने पटाखे लाया। माँ देखती इतना बड़ा पटाखा, वो डर जाती है, वो कहती है अरे इतना बड़ा पटाखा तुम्हारे लिए नहीं है, ये बड़े लोग, बड़े भैया लोग छोड़ते हैं, तुम्हारे लिए पटाखा नहीं, तुम छोटा पटाखा लेके आओ। बोलता नहीं माँ, मुझे अपने लोगों को दिखाना है, मुझे पूरे मोहल्ले वाले को दिखाना है। मैं जब धमाका करूंगा ना लोग देखते रह जाएंगे, मैं जब रोशनी फैलाऊंगा ना लोग देखते रह जाएंगे और ये पटाखा मैं फोड़ के लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी ये कर सकता हूं। माँ बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले ये पटाखा मत जलाओ। माचिस मांगता है, माचिस देती है और अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि आप भी इसके साथ लग जाइए, देखे कहीं हाथ ना जला दे, और बच्चा को जाने देती है और साथ में खुद भी हो जाती है कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, ये सोचकर वो साथ में हो लेती है। बच्चा पटाखा लेके जाता है, घर के आगे थोड़ा सा आगे जाता है, गली में पटाखे को रखता है और माचिस जलाता है। धीरे 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 लगा पटाखा में आग, पलीते में आग लगाने का प्रयास करता है और लगा और वो दौड़ के भाग के आता है, दूर आता है, पिताजी के पास का पीछे कान बंद करके बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है धमाके का। लेकिन धमाका होता नहीं है और पिताजी के पीछे से जब छुप के देखता है तो देखता है कि अरे पटाखे में तो चिंगारी लगी नहीं, पलीते में तो आग लगी नहीं, तो पटाखा फूटेगा कैसे। फिर वो प्रयास करता है, फिर माचिस उठाता है और फिर वो जलाता है, फिर धीरे धीरे पलीते में आग लगाने का प्रयास करता है और फिर उसको लगता है पलीते में आग लग गई है और फिर दौड़ के भागता है और इस बार घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजे के पीछे से झांक के देखता है कि तो पटाखा फूटा नहीं, धमाका हुआ नहीं। वो देखता है कि अरे पलीते में आग लगी नहीं। फिर वो तीसरी बार प्रयास करता है और फिर माचिस उठाता है और फिर माचिस जलाता है और धीरे धीरे ची लगता है, लगा और फिर उसको लगता है कि पटाखे में आग लग चुकी है, अब धमाका होने वाला है और दौड़ के भागता है और फिर इस बार मां के पीछे छुप जाता है। लेकिन इस बार भी दोस्त पटाखे में आग, पलीते में आग नहीं लगती है, इसलिए पटाखा फूटता नहीं है। अब वो बच्चा डर जाता है,
अब वो डर जाता है कि अब उससे हो नहीं पाता, वो डर जाता है और वो फिर पटाखा वहां से हटा लिया जाता है और वो पटाखा नहीं फोड़ पाता है, वो धमाका नहीं कर पाता, वो रोशनी नहीं फैला पाते हैं। दोस्त, ये कहानी की शुरुआत मैंने सिर्फ इसलिए की है कि ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी हमारी है, ये कहानी आपकी है कि आप भी, हम सब भी बचपन से कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं। लेकिन जब जिंदगी की में धमाका करने की बारी आती है, जिंदगी में जब पटाखे जैसे दिवसों जैसे बम और इसके चिंगारी लगाने की बारी, इसके पलीते में चिंगारी लगाने की बारी आती है, तो आप डर जाते हैं। आप डर जाते हैं और डर के आप कभी छुप जाते हैं पापा के पीछे, पापा मना कर रहे हैं। डर जाते हैं और मम्मी के पीछे, मम्मी मान नहीं रही है, मम्मी पैसा नहीं दे रही है। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। ड्यूसॉफ्ट से लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरे किए हैं। ये स्टूडेंट सिस्टम है, जब इसमें चिंगारी लगाने की बारी आती है इस पलीते में, तो आप डर के घर में छुप जाते हैं, बोल दो ना कि नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्त, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तभी तो आप ड्यूसॉफ्ट के प्रोग्राम में है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तभी तो आप इस प्रोग्राम में हैं। लेकिन एक हिम्मत और करना पड़ेगा दोस्त, एक हिम्मत और करना पड़ेगा। इस बार पूरे खुले दिल से आपको इस ड्यूसॉफ्ट रूपी बम में, इस चिंगारी पलीते में चिंगारी में लगानी पड़ेगी, इस माचिस जला के इसकी पलीते में आग लगानी पड़ेगी। एक बार ड्यूसॉफ्ट जैसे बम में एक चिंगारी लगाइए, इस पलीते में लगाइए चिंगारी, आप देखेंगे कि आप अपनी मेहनत के बलबूते एक जब धमाका करेगा ड्यूसॉफ्ट के लाइफ में, जब धमाका होगा तो 2 से 5 साल में सिर्फ ये धमाका आप ही नहीं, ये धमाका आपका परिवार ही नहीं, ये धमाका आपका मोहल्ला ही नहीं, बल्कि आप ये धमाका जब कर लेंगे तो आपकी कामयाबी पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। और जब ये कामयाबी पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी तो आप एक सफल और सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे मेरे दोस्त। ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करता हूं। ड्यूसॉफ्ट से पहले मैं एक बिजनेसमैन था, मैं भी धमाका करना चाहता था, मैं भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए पैसे के प्रति बड़ा आकर्षण था। शुरू से कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए पैसे ज्यादा कमाना चाहता था, इसलिए बहुत कम एज से ही मैंने स्टॉक मार्केट का बिजनेस शुरू किया, शेयर बाजार का बिजनेस शुरू किया। और माता के आशीर्वाद से, मेहनत से, परिवार के आशीर्वाद से उस बिजनेस में भी बहुत तरक्की करने लगा, बहुत कम एज में ही मैं 35,000, 40,000, 50,000 महीने कमाने लगा वहां से। तो आप जानते हैं कि जब आप कम एज में हैं और 35, 40, 50,000 रुपए महीने आप कमाते हैं, तो फिर आपका सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है। सुबह मेरे लाइफ शेड्यूल बहुत स्ट्रांग था, सुबह 8 बजे मैं घर से निकल जाता था और रात को 8 बजे आता था, फिर 8 बजे आके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। क्योंकि मैं पैसे ज्यादा कमाता था इसलिए अपने दोस्तों में बहुत प्रचलित था, पैसे ज्यादा कमाता था इसलिए उनके फादर मैंने अंकल लोग के बीच में बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत नाम था हमारा कि ये एक लाइन पे है, एक रास्ते पे है, ये कुछ अलग नहीं जाता, ये अच्छा काम कर रहा है। इसलिए मेरा सर्कल बहुत बड़ा था। सर्कल बड़ा होने के कारण कई लोग ड्यूसॉफ्ट में नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो पहले से नेटवर्क बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते थे। कई लोग ऐसे थे और जिनको लगता था कि कौशल, चूंकि मेरे पास पैसे की दिक्कत थी नहीं, कि कौशल को अगर प्लान बताएंगे, सिस्टम बताएंगे तो वो ज्वाइन कर जाएगा और ज्वाइन कर जाएगा तो एक एंट्री आ जाएगी। लेकिन दोस्त, मोहल्ले में और दोस्तों के माध्यम से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरा ख्याल कुछ अच्छा नहीं था। कुछ अच्छा क्या, मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर नहीं था और मैं इसे खराब काम मानता था। मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग काम करते हैं जो 2,000, 4,000, 5,000 कमाने से संतुष्ट हो जाए, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाते 500, 1,000 रुपया कमा लेते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हम जैसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, हम लोग जैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है या इस तरह का सिस्टम नहीं है। हमें लगता था कि इस तरह की कंपनियां आती है और फिर अपना लोगों को चेन बनाती है और फिर बंद हो जाती है। लोगों का अल्टीमेटली पैसा डूबता ही डूबता है, पैसा बनता नहीं है। और इसलिए जब भी मुझे कोई अप्रोच करता था तो मैं उसे सख्ती से हिदायत दे देता था। और जब उसको मैं बोल देता था कि मेरे पास टाइम नहीं भैया, मैं ये सब काम नहीं करता, और जब वो चला जाता था तो मैं
खुल के बोलता हूं कि मैं उसको समझाता भी था, और जब वो चला जाता था तो मैं तरस भी खाता था कि क्या यार ये अपना काम बिगाड़ रहा है, अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहा है, कुछ इससे अच्छा कुछ और काम करे। क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग ताकत को नहीं जानता था, और इस कारण से मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि इस तरह की कंपनियां चलती नहीं है और ये सिस्टम बेकार होता है, यहां लाइफ बर्बाद होती है। लेकिन मेरे किस्मत में कुछ और लिखा था, मेरे जिंदगी को और इंप्रूवमेंट लिखा था मेरी जिंदगी में। बात वहां बनना शुरू हो गई दोस्त, जब इस बिजनेस की शुरुआत मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कर दिया, जो आज फायर ऑफ ड्यूसॉफ्ट है, चिंटू सर। चिंटू सर ने इस बिजनेस को शुरुआत कर लिया। चिंटू सर जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए तो जैसे एज यूजुअल सब फ्रेंड को लोग चाहता है कि जब वो ज्वाइन करें तो वो भी ज्वाइन करे। कि जब वो सिस्टम के बारे में मेरे को बता रहे थे तो मेरा उस समय में मेरे कोई दिमाग नहीं काम किया कि ये कोई आगे से चल के मेरे पास आ रहा है, ये मेरी लाइफ है, आने वाला भविष्य मेरा अच्छा हो सकता है, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। और मैंने उनको बोला कि यार मेरे पास टाइम कहां है यार, सुबह 8 बजे निकलता हूं और 8 बजे रात में घर में आता हूं, 10 बजे तक तो घर लौट पाता हूं, यार मेरे पास टाइम कहां है। और नेटवर्क मार्केटिंग जब तुम करो या मैं करूं, बात तो बराबर ही है। आज सोच के हंसी लगता है। और ऐसा नहीं, मैं उनको मदद भी करता था, अपने दोस्तों को उनको मिलवाता था, चिंटू सर से अपने दोस्तों का प्लान भी करवाता था। और इस कारण से कई दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरे सीनियर हैं, मेरे डाउन में, मतलब मेरा विजन क्लियर नहीं था। मुझे लगता था कि ये मुझे चिंटू सर जब काम करने लगे, मैंने उनको काम करते देखा, पैदल काम करते देखा, बाइक से काम करते देखा, कार से काम करते देखा। मैं देख रहा था कि वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन क्लियर नहीं था। इसलिए मुझे कभी आगे चल के ये नहीं लगा कि चलो मैं जाके बोलता हूँ यार ये बिजनेस जो तुमने किया है इसमें तरक्की तुम कर रहे हो, तुम पहले बाइक खरीदे, तुम पहले फिर कार खरीदे, तो मुझे भी ये ड्यूसॉफ्ट करना चाहिए। बल्कि मेरे को ये लगता था कि मैं तो सेटल हूं, मेरे पास टाइम कहां है यार, मैं जो काम कर रहा हूं उसी में खुश हूं। और ऐसे ही चलता रहा। एक बार धन्यवाद देता हूं इस दिन को, और धन्यवाद देता हूं चिंटू सर को। एक बार पटना के सबसे बड़े हॉल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक प्रोग्राम हुआ, और उस प्रोग्राम में मुझे चिंटू सर ने कॉल किया। और कॉल किया तो जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बताता हूं, शेयर बाजार में सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, वीकेंड होता है तो छुट्टी होता है। तो छुट्टी का दिन था, संडे घर में था, अपने दोस्तों के साथ संडे को मैं पिक्चर देखा करता था। तो छुट्टी का समय में जब आया कि एक प्रोग्राम है, सेमिनार है एसकेएम में, तुम आना। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल बिहार का सबसे बड़ा हॉल था। मैं उससे पहले उस हॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि हॉल से वास्ता ही नहीं था, अपना एसकेएम क्या होता है वास्ता ही नहीं था। लेकिन इतना जानता था कि गांधी मैदान के पास है। मैंने अपने 2 दोस्त को लिया, मैंने बोला चला जाएगा, और अगर समझ में आया तो प्रोग्राम में बैठेंगे, और समझ में नहीं आया तो गांधी मैदान के पास बहुत सिनेमा हॉल है, वहां सिनेमा देख लेंगे। और उस समय गोविंदा की पिक्चर लगी हुई थी, नहीं होगा तो गोविंदा की पिक्चर देख लेंगे। मैं जब सेमिनार हॉल में जाता हूं दोस्त, सेमिनार हॉल में जाना तो दूर समझिए, सेमिनार हॉल से पहले जब गेट पे मैं देखता हूं क्या कि जिस बिजनेस को मैं छोटा समझता था, जिस बिजनेस को मैं 2000-4000 कमाने वाला समझता था, जिस बिजनेस को इसलिए मैं नहीं करता था जिसमें गली गली काम करना पड़ता है, उस बिजनेस के लिए लोग एसकेएम हॉल के दरवाजे पे, गेट पे लाइन लगा के खड़े हैं। एक लेडीज की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है, और लोग टिकट लेके जाने को तैयार हैं। और हम लोग के पास टिकट नहीं था, क्योंकि हम लोग के पास टिकट इसलिए नहीं था कि चिंटू सर ने टिकट दिया नहीं था। उन्होंने बोला था कि प्रोग्राम में आना है। जब मैं वहां गया, प्रोग्राम में भीड़ देख के जागरूकता जागी कि देखते हैं यार प्रोग्राम क्या है। जब मैं गया वहां तो दरबार ने रोक दिया, गार्ड ने रोक दिया कि टिकट कहां है आपका। तो मैंने कहा भैया मैं तो चिंटू जी की तरफ से आया हूं। तो गार्ड को तो समझ में नहीं आया, लेकिन गार्ड के बगल में एक एसोसिएट खड़ा था, उसने कहा कि आपको टिकट तो मिला होगा ना। मैंने कहा टिकट नहीं है भाई, अब बताओ टिकट कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा। वो बोला टिकट तो यहां नहीं मिलेगा, लेकिन टिकट का प्राइस 250 रुपया है। मैंने कहा ये देखो, गोविंदा का पिक्चर देखने में 20 रुपया खर्चा होता है, और यहाँ चिंटू जी को देखने के लिए 250 रुपया खर्चा होगा। मेरे को बात चुकी बैठी, सब जानता नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। तो वो लड़का एक काम किया, दौड़ के गया और चिंटू सर को बताया कि सर आपके कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, आपके फैमिली मेंबर आए हुए हैं। तो चिंटू सर ने पूछा, मैंने नक्की के नाम बताया था, वो बताए, तो उन्होंने वहां से टिकट दिया। टिकट मेरे पास आया, मैं एंट्री किया। क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो चिंटू सर
निकल के, अपने रूम से निकल के, हॉल के रूम से निकल के हमको रिसीव करने, हम लोग को, दोनों दोस्त को रिसीव करने आए। 3 दोस्त थे हम लोग। जब आए, मुश्किल से 20 कदम होगा दोस्त, मुश्किल से 20 कदम वो आगे आए थे, तब तक हम लोग आगे बढ़ चुके थे। जब हम लोग मिले और उसके बाद जो नजारा मैंने देखा, वही टाइम था जब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगा। क्योंकि सर एक कदम चलते नहीं थे, क्योंकि मैं जिस चिंटू को जानता था, मैं जिसे अपना फ्रेंड मानता था, जिस चिंटू को जानता था, उस चिंटू को का रूप मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो एक कदम चलते नहीं थे कि 50 लोग आ जाता था हाथ मिलाने, एक कदम चलते नहीं थे कि 10 लोग आ जाता था पैर छूने। कोई उनसे उम्र में बहुत बड़ा है, फिर भी लोग उनके पैर छू रहे हैं। मैं कहा यार, ये पैसे से खरीदा हुआ लाइफ नहीं है, ये पैसे से खरीदा हुआ लाइफ हो ही नहीं सकता। मेरे को तो आज कोई पैर नहीं छूता, मैं तो इससे ज्यादा पैसा कमाता हूँ। उस समय तो सचमुच ज्यादा पैसा कमाता था उनसे। मेरे को तो कोई हाथ 50 लोग तो नहीं आता मेरे को से हाथ मिलाने। उस समय सेल्फी नहीं हुआ करता था, उस समय स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, उस समय डिजिटल कैमरा हुआ करता था। तो लोग चिंटू सर के साथ फोटो खिंचाने वाले, हम लोग टाई, शर्ट पैंट टाई पहने हुए थे, कुछ लोग कोट पहने हुए थे, और हम लोग जींस टी शर्ट पे गए हुए थे। तो जब चिंटू सर को लेके लोग किनारे होते थे तो हम लोग शर्मा के लग जाते, किनारे खड़े हो जाते थे तीनों दोस्त, और चिंटू सर बुलाते थे, लेकिन फिर भी शर्म से नहीं जाते थे कि अरे यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। चिंटू सर का फ्रेंड था, इसलिए सीट मिल गई, सीट में बैठा, प्रोग्राम देखा। जिस बिजनेस को 2000, मात्र 2000 का बिजनेस में समझता था, वो बिजनेस में जब वह हॉल में गया तो वहां तो मतलब जोश का समुंदर बह रहा था, जोश का समुंदर बह रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग नाच रहे थे, लोग इतने एक्साइटेड थे, लग रहा था कि एक दूसरे को एकदम मतलब अजीब का माहौल था। सब लोग दूसरों को प्रेरित कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। वहां पे एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ये बिजनेस लाजवाब है, ये कंपनी भागने वाली कंपनियों में से नहीं है, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और फिर मैंने देखा कि स्टेज पे एक लड़का आया जो आरा बिहार, पटना के बगल में आरा है, बिहार का आरा से आया। वो लड़का चढ़ा स्टेज पे, और स्टेज पे उसने बहुत जोशीले आवाज में बोला कि मैं इस न्यूज शॉप में 6 महीने से काम कर रहा हूं, 6 महीने में मैंने 50,000 रुपये कमा लिया। मैंने कहा ये बड़ा बिजनेस है, मैं समझ गया ये बड़ा बिजनेस है। एक हस्बैंड वाइफ आई, उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से वो काम कर रहे हैं और आज वो इस बिजनेस से 60 से 70,000 रुपये महीना कमाते हैं। मुझे लगा हाँ वाह, मेरे विजन क्लियर हो गया। फिर मैं देखा कि एक डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर तो लाइट सोसाइटी होते हैं ना भाई, डॉक्टर समाज में तो उनको बहुत इज्जत मिलता है। डॉक्टर साहब आए, एक डॉक्टर आए और बोर्ड पर खड़े हुए तो बहुत सारे लोग उनके लिए खड़े हुए। वो जब स्टेज पे आए बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे उनके हेलो बोलने से, गुड मॉर्निंग बोलने से। और फिर उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, पेशे से डॉक्टर हूं, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2 साल पहले की है या 2.5 साल पहले की है, और फिर इस बिजनेस में उन्होंने लाखों रुपए कमाए और आज लाखों रुपए महीने में कमाते हैं। मेरा जितना भी घमंड था, जितना भी मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, वो सारा घमंड चूर का चूर हो गया। चकना चूर का चूर नहीं कहिए, चकना चूर हो गया। और दोस्त उसके बाद एक और बारी आई पंजाब से। इस प्रोग्राम में पंजाब से एक आदमी आए थे जिन्होंने कहा कि मैं चार्टर अकाउंटेंट करके आया हूं, 50-60 हजार की प्रैक्टिस है, मैंने ऑफिस बंद कर दिया है, और 50-60 हजार रुपया का प्रैक्टिस बंद करके मैं कॉमर्स बैच का लड़का हूं। सीए बनना, कॉमर्स बैच के लिए सीए बनना एक ख्वाब होता है, एक मतलब टारगेट होता है कि वो सीए बने, लाइफ में कुछ बड़ा करे। मेरे को लगा कि यार मैं तो सीए नहीं बन पाया, लेकिन जो सीए है वो उस बिजनेस को छोड़ दिया, वो उस अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और इस बिजनेस में काम करता है। और उन्होंने बताया कि इस बिजनेस से वो 6 लाख रुपए महीने कमाते हैं। मेरे तो दिमाग में हो गया कि अब मैं करूंगा तो यही बिजनेस करूंगा, दुनिया में चाहे जो हो जाए, जो बोल दे, मैं इस बिजनेस से अलग नहीं होऊंगा और मैं यही बिजनेस करूंगा। दोस्त तैयारी हो गई, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सोच लिया, आया, ज्वाइन किया इस सिस्टम को, ज्वाइन किया, और उसके बाद सोचा कि अब मुझे मना करने वाला कौन है। मैं तो इतने दोस्त है मेरे, इतना सर्किल है मेरा, जिसके पास जाऊंगा वो ज्वाइन कर जाएगा। और सोचा सबसे पहले किसको ज्वाइन करवाऊं। तो मेरे एक फ्रेंड थे, संजय बोल के फ्रेंड थे, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, उनके साथ 25-30 लड़के थे। तो मुझे लगा कि इसे प्लान बताऊंगा ना, इसे सिस्टम बताऊंगा ना, तो ये ज्वाइन करेगा तो 25-30 लोग ज्वाइन कर जाएगा, उसके बाद मेरा बिजनेस तो टॉप क्लास का हो जाएगा। मैं एक्साइटेड था, मैं मतलब पूरे एग्रेसिव था, एक्साइटेड था, और मुझे लगा कि अब बहुत जल्दी मुझे सब हासिल करना है।
जो सेमिनार हॉल में देखा था और गया हूं उसके पास जाकर मैंने बताया, सिस्टम बताया कि भैया ऐसे 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 है। उसने पूरी बात सुनी, मुस्कुराया, फिर पूरी बात सुनी, मुस्कुराया, फिर मैं जैसे उससे बोलता गया वो सुनता गया और मुस्कुराता गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं तो बोला कि यार तू क्या बोलता है, ज्वाइन करेगा क्या? उसने बोला कि यार पहले बता तो मुझे करना क्या है, तू तो सिर्फ ये बताना है कि 2 आदमी ज्वाइन करवाना है फिर लाखों रुपए आएंगे, तू बता तो पहले कि कंपनी क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, बता तो पहले। और उसने एक कागज और कलम मेरे तरफ फेंक दिया, एक कागज और कलम मेरे को दे दिया कि इस पे बता, एक पैड पे बता, एक डायरी पे बता, बता क्या है। दोस्त बहुत एक्साइटेड था, लगता था कि बहुत कुछ बता दूं, लेकिन बता ही नहीं पाया, बता ही नहीं पाया। कागज पेन में मैं डायरी पेन उठाया कि मैं इसको बताऊंगा, डी सब बताऊंगा, लेकिन मैं डी सब नहीं लिख पाया। मैं अंदर से बड़ा प्रयास करना चाह रहा था कि मैं इसे बताऊं, हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया। जैसा कि आज का प्रोग्राम का थीम है कि शुरुआत में सभी काम जो है डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, बाद में काम करते करते आसान हो जाता है। वो आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जितना मतलब शेयर मार्केट में लाखों रुपए लोगों को लगा दिया करता था, लेकिन उसके पास गया, उसके पास जाके न्यूज की एंट्री नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मैं उसे बता ही नहीं पा रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ था, मैं बताना चाह रहा था, मेरे अंदर बहुत कुछ था, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि मैं जानता ही नहीं था इस तरह का। मैं सिर्फ मोटिवेट था, मैं सिर्फ सुना था। उसने बहुत कुछ बोला, उसने बहुत बोला, इनडायरेक्ट रूप में बोलूं तो बहुत बेइज्जत किया, धड़ रगड़ दिया, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं था, ना कंपनी के बारे में जानकारी था, ना कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी था, और मैं कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी था। उसने धड़ के रगड़ दिया मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। और मैं यहां बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इस बिजनेस में ज्वाइन करने वाला पहला 60 से 70 आदमी जो फेल होता है, उसके पीछे यही रीजन है कि जब वो इस बिजनेस को छोड़ता है तो अपने आदमी से उम्मीद करता है, और अपने आदमी के पास जब वो जाता है और उसको प्लान बताता है या सिस्टम बताता है मौखिक रूप से कि वो ये सोच के कि वो ज्वाइन कर जाएगा, और ज्वाइन नहीं करता, रिजेक्शन मिलता है, तो वो घबरा जाता है और डर जाता है और इस बिजनेस से बाय बाय टाटा देता है। और मैंने उस समय मुझे भी लगा कि अब ये बिजनेस में गलत जगह आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर गलत जगह होता तो वो डॉक्टर साहब गलत जगह पे नहीं है, अगर गलत होता तो वो हस्बैंड वाइफ गलत नहीं है, अगर गलत बिजनेस होता, गलत सिस्टम होता तो सीए कर रहा आदमी नहीं करता, और अगर गलत होता तो मेरा दोस्त टिंकू नहीं कर रहा होता। मैंने फिर अपने आप को समझोड़ा, अपने आप को समेटा और एक बार फिर से अपने अंदर जुनून भरा, और मैंने क्या किया, स्वयं चिंटू सर से संपर्क साधा और बताया कि मुझे यार बिजनेस करना है, मुझे सिखाओ। और संजोग से एबीसी टावर पटना में उसी समय ट्रेनिंग मीटिंग थी, मैं ट्रेनिंग मीटिंग में जाने को मौका मिला, जहां पे मैंने सीखा कि कैसे आप लिस्ट बनाते हैं, कैसे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, कैसे आप प्लान बनाते हैं, कैसे आप प्लान बताते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे ड्रीम बिल्डिंग करते हैं। और ये सब सीखने के बाद मैं घर आया, और घर आने के बाद पूरे दिल से बता रहा हूं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन लगातार, कई दिन मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, कई दिन लगातार मेरा सिर्फ एक काम होता था, सुबह उठ के भी वही काम होता था, ऑफिस जाता था उसके भी वही काम होता था। मेरा ध्यान शेयर में नहीं रहता था, मेरा ध्यान रहता था कि इस प्लान को सीख ले, इस कंपनी के प्रोडक्ट को सीख ले। और उसके बाद मैंने इसके प्लान को सीखा, 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, कई कॉपियां मैंने खत्म कर दी, कई डायरियां मैंने खत्म कर दी, और सीखा, खुद से सीखा, किसी को नहीं देता था, खुद का प्लान खुद को देता था, और खुद का प्लान खुद को देते 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 एक बार नहीं, कई बार नहीं, कई बार नहीं, कई बार, एक दिन में 25-25 बार खुद को प्लान देता था। और एक दिन ऐसा आ गया, 10 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा हो गया कि मुझे अपने प्लान पे, जब मैं खुद को प्लान देता था तो मुझे खुद में एक्साइटेड लग जाता था कि यार ये कोई प्लान है, ये सिस्टम है, अब यहां से कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब यहां से कोई मुझे हरा नहीं सकता। और उसके बाद मैं अपनी फीलिंग बताने के लिए छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा, उनके शौर्य की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। वो राज का काम भी करते थे और बहुत मराठी थे, उनके निशाना, वो जो बंदूक चलाते थे तो उनका निशाना अचूक था, और इस कारण से उनका बहुत नाम था, बहुत शौरवीर
प्रकट है। एक बार जब वो राज दरबार का काम खत्म करके अपने महल में लौट रहे थे, तो महल में लौटते समय उन्होंने देखा, एक जगह रुक गए, उन्होंने देखा कि उनकी रानी और उनका 5 साल का बेटा खेल रहा है। रानी कुछ काम कर रही है और 5 साल का बेटा लकड़ी के कुछ खिलौने से खेल रहा है। और 5 साल का बेटा जब लकड़ी खिलौने लेके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता था, तो रानी उसकी काम कर रही है, तो रानी बोलती थी, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर जाओ, चूहा काट लेगा। और वो डर के दौड़ा के पीछे आ जाता था, मां के बगल में, फिर बैठ जाता था, फिर खेलते 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 फिर आगे बढ़ता था, फिर आगे बढ़ गया, फिर उधर जाएगा, फिर चूहा काट लेगा, चूहा काट लेगा, फिर बढ़ गया। ये राजा देख रहा था। जब वो बच्चा आगे बढ़े, रानी बोल दे कि चूहा काट लेगा, वो लड़का डर के वापस मां के पास आ जाता था। राजा देख रहा था। राजा को देख के बस शर्म लगा, अरे यार, इतने बड़े मैं राजा हूं, इतना बड़ा राज्य का ये राजकुमार है, और ये चूहा से डरता है, ये चूहा से डरता है। वो डर गया, वो मतलब उसको अजीब सा फील होने लगा। कितने बड़ा, मेरे नाम का क्या होगा, लोग मेरे नाम से दूसरे राजा थर-थर काटते हैं, और मेरा राजकुमार जो है वो चूहे से डरता है। उसके दिमाग में खलबली मच गई। उसी समय वो गुस्से में आया, 5 साल के बच्चे को उठाया और उठा के लेके चला गया, अपने कुछ सैनिकों को लिया। रानी देख समझ चुकी थी कि राजा गुस्से में है, कुछ बात तो है जो गुस्से में है, लेकिन कुछ नहीं पूछ पाई, और उठाया, अपने बच्चे को ले गया और बीच जंगल में कुछ सैनिकों के साथ बीच जंगल में बच्चे को रख दिया। बच्चे के डर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और उसको वहां पे बैठा दिया। और बैठाने के बाद खुद आके दूर आके पेड़ के पीछे छुप गया, सभी सैनिकों को छुपा दिया। और बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पापा पापा बुला रहा है, पिताजी पिताजी बुला रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। उतने में कुछ देर के बाद उसकी आवाज पूरे जंगल में बोल रही थी, उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में कौंध रही थी। वो रोने की आवाज सुन के एक भेड़िया आता है। जब भेड़िया आता है, भेड़िया उसको देखता है, उसको समझ में आता है ये मेरे लिए आहार है, ये मेरा खाना है, और उसको खाने के लिए वो धीरे धीरे जैसे ही पास में आता है और उसको देख के बुर्राता है, तब पीछे से राजा अपना बंदूक निकालता और आसमान में फायर करता और होता है धाम। जैसे ही धाम की आवाज होती है, भेड़िया भाग जाता है। कुछ देर के बाद बच्चा रो रहा है, डरा हुआ है, रो रहा है, फिर भेड़िया आता है, फिर बुर्राता है, फिर देखता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर राजा हाथ निकालता है, धाम, बंदूक निकालता है, हवाई फायर, धाम सुनता है, फिर भेड़िया भाग जाता है। बच्चे को समझ में आता है, वो धाम करने से भाग जाता है। अगली बार भेड़िया आता है, बच्चा इस बार डरता नहीं है, डरता नहीं है। जैसे ही भेड़िया आता है, गुर्राता है, बच्चा खड़ा होता है, दोनों हाथ ऊपर करता है, धाम धाम करता है, भेड़िया भाग जाता है। दोस्त, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। धड़ाम की आवाज से भेड़िया भागता है। अगली बार फिर भेड़िया आता है, राजा बंदूक गोलियां नहीं चलाता है, राजा फायर नहीं करता है, बच्चा ही खड़ा होता है और फिर बोलता है धाम धाम। मैं प्लान सीख चुका था, मेरे अंदर जुनून आ चुका था कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मुझे मिलेगा उसे मैं प्लान बताऊंगा, उसके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उस बच्चे की तरह मेरे अंदर आ गया था कि वो धड़ाम सुन के भेड़िया भागेगा, यहां मेरे सारे सवालों का जवाब सुन के यहां ज्वाइनिंग आएगी। और मैं जिससे मिलता था वो ज्वाइनिंग करने को तैयार हो जाता था। एक आदमी गार्जियन को प्लान देता था, एक आदमी की प्लानिंग होती थी और 3 बच्चे ज्वाइन कर जाते थे। मेरा बिजनेस अब अच्छा होने लगा, मैं काम करने लगा, अच्छा होने लगा, आगे बढ़ने लगा। दोस्त, पटना में मैंने कुछ 40-50 लोगों की टीम बनाई, उसी में एक दोस्त मिल गया, और मेरे बिजनेस की बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत होने जा रही थी। मुझे पता नहीं था, बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत होने जा रही थी। वेस्ट बंगाल आसनसोल से एक मेरा फ्रेंड मिल गया, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लाइफ में बड़ा बनना चाहता था। उसने कहा यार ये सिस्टम मुझे बताओ, उसको बताया, पटने में बताया, अच्छा लगा। उसने कहा मेरे यहाँ आओ, मैं उसके यहाँ गया, उसके यहाँ बातें किया, ऐसे करके वहां पे प्लान करके 10-12 लोगों को ज्वाइन करवाया। और फिर वहां से एक रूम में मैं रहता था और मेरा यही काम था कि लोगों को तुम पकड़ के लाओ और मैं प्लान बताता हूं। मेरा काम और कुछ नहीं था, मैं लोगों को प्लान करता था, रूम में बैठ के फॉलो करता था, और वहां से बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। सप्ताह में 2 पेमेंट, 4 पेमेंट, 5 पेमेंट निकलने लगा। उसी वक्त मैं थैंकफुल कहना चाहता हूं व्यू सॉफ्ट का, थैंकफुल कहना चाहता हूं सीएनएस का, जिनका ट्रेनिंग सिस्टम इतना एडवांस है, जिनकी ट्रेनिंग सिस्टम इतना फास्ट है कि कम जिसको जो चीज चाहिए वो मिल जाता है।
उस समय, क्योंकि आसनसोल और पटना की दूरी 350 से 400 किलोमीटर होती है, दूर था, तो उस समय हमें मौका मिला। एक पटना में प्रोग्राम हुआ तारामंडल में, और उस समय मौका मिला कि एक प्रोग्राम में आइए। तो हम लोग उस समय तक 25-30 लोगों की टीम हम लोगों ने बना लिया था, और बिजनेस बहुत आगे बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मैं अकेले प्लान किए जा रहा था और मेरे लोग कुछ जानते नहीं थे। आया, पटना के प्रोग्राम में आया दोस्त, और ये बात बहुत गौर से सीखने की बात है, जानने की बात है कि वहां मैं क्या सीखा। उस प्रोग्राम में मैं आया, इस प्रोग्राम में आने के बाद जब बैठा, पूरा प्रोग्राम देखा, समझ में आ गया। मैं पटना का था, पटना में आने के बाद भी पटना घर नहीं आया। मैं जैसे आया था आसनसोल से अपने 20 दोस्तों के साथ, मुझे लेके 21, वैसे वापस चला गया। और उस दिन एक चीज सीखा, जो सबसे बड़ी चीज है नेटवर्कर के लिए, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। जो आप सीखिए उसको सिखाइए, उसको लर्न कीजिए, टीच कीजिए, और सामने वाले को ऐसा करने के लिए डुप्लीकेट कीजिए। मैं अकेला उस समय प्लान करने वाला था। जब मैं उनको 20 लोग गए थे, उन 20 को 7 दिन तक, 7 डेज, मुझे याद है, 7 डेज हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, बस यही काम किया, प्लान कैसे करते हैं, यही काम किया, प्लान कैसे करते हैं। 7 दिन तक 20 आदमी के साथ प्लान शेयर किया, और 20 आदमी को अपने जो मैं प्लान जानता था वो प्लान ट्रांसफर कर दिया दोस्त। और उसके बाद जो बिजनेस में जो चढ़ाव आया, जो मतलब बदलाव आया, वो अनोखा था, वो अनोखा बदलाव था। धीरे धीरे वो, मैं एक प्लान करने वाला दिन भर में 5 प्लान करता था, 6 प्लान करता था, अब हम 21 लोग प्लान करने वाले हो गए। अब एक दिन में 100 प्लान होने लगे, अब एक दिन में 150 प्लान होने लगे, 70 प्लान, 80 प्लान, 150 प्लान, ऐसा होने लगा। बिजनेस करने अब बिजनेस की शुरुआत हो गई, करते 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 लगभग 10 माइल का मेरा हो गया, 10 माइल। तो आप अगर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो अपने अंदर के टैलेंट जो आपने सीखा है, अपने अंदर के टैलेंट अपने डाउनलाइन में डाल दीजिए। अपने अंदर के टैलेंट अपने आप मत रखिए कि यार सिर्फ ये मेरा नाम हो, नहीं, ये बिजनेस फैलाने का है। अपने अंदर के नीचे के लोगों को बताइए कि आप कैसे बिजनेस को करते हैं। आप देखेंगे कि आप एक आदमी हैं, जब आप अपने जैसे 20 आदमी को कन्वर्ट कर देंगे, तो आप इमेजिन करें कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ हो सकता है। अगर आपके पास 2 आदमी हैं, तो एक आप और एक वो, अगर वो भी कर देंगे तो 100% आप बिजनेस को बढ़ा लेते हैं दोस्त। और वहां से एक वाक्य मैं आपको और बताता हूं, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वाक्य था। 10 माइल के आसपास हो गया था। इस दौरान कई सेमिनार किए, कई प्रोग्राम किए, और एक बार मेरे को फोन आता है पटना से, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन इतना एग्रेसिव नहीं था। मेरे पास फोन था, चिंटू सर के पास फोन था, लेकिन जहां मैं काम करता था वहां नेटवर्क नहीं था, वहां पब्लिक बुक था जहां पे मैसेज छोड़ा जाता था। चिंटू सर का फोन आता है कि बर्दवान, जो आसनसोल से 100-110 किलोमीटर दूरी पे है, एक प्रोग्राम हो रहा है, बर्दवान में एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसपे मैं चीफ गेस्ट हूं। और क्योंकि चिंटू सर की टीम बहुत बड़ी टीम थी, हर जगह उनका प्रोग्राम होता था, तो अगर आपको टिकट चाहिए तो बताइए, 50 से 60 टिकट या 100 टिकट हम अवेलेबल करवा सकते हैं। हम लोगों को ये लगा, मुझे ये लगा ये मौका है। हम लोग फिर 20 से 25 लोग बैठे, क्योंकि 10 माइल कर चुका था, तो मेरे नीचे 10 ऑर्बिट होल्डर हो चुके थे। बैठे, जब हम लोग बैठे, सब लोग बैठे, 20-25 लोग जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, बैठे, तो हम लोगों ने बातें करा कि ये मौका है, ये मौका है। चिंटू सर को देखने के लिए हम लोग को 400 किलोमीटर दूर पटना पहुंचना पड़ता है। ये मौका है, रियल मौका है, जहां पे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने उस प्रोग्राम की तैयारी करनी शुरू कर दी। नहीं सोचा कि कितने टिकट मिलनी है, नहीं सोचा क्या करना है, और सोच लिया कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए इस सेमिनार का फायदा उठाएंगे। और दोस्त तैयारी करने लगे, तैयारी करते 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 गली गली जाके इस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, घर घर जाके प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते करते जब सेमिनार में जाने का वक्त आया, तो हम लोग, क्योंकि बस से जाना था, बस हायर करना था, हम लोग 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, 5 बस, मतलब करते करते ऐसे ऐसे होते 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 जब सेमिनार हॉल में पहुंचे, तो पूरे 11 बस के साथ पहुंचे, लगभग 800 आदमी के साथ। चिंटू सर जब सुने, बहुत डांटा, गरी यार, दूसरे का प्रोग्राम है, 100 आदमी की 100 टिकट आपको मैक्सिमम मिल सकता था, आप 800 आदमी के साथ आप आते हो। मैंने कहा सर, मुझे लगा कि हम तैयारी करेंगे, तैयारी करते 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 ऐसे हो गए, डाउनलाइन को मना नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम में फिर 800 लोग हमारे बैठे दोस्त। उसका नतीजा ये हुआ कि उस प्रोग्राम से कुछ महीनों के बाद मैं
रॉयल्टी होल्डर हो गया, कंपनी के 2% का पार्टनर हो गया और काम करने के 1 साल के अंदर मैं डिप्लोमेट बन चुका था। तो अगर आपको, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये सुनें, अगर आपको समझ में आता है, अगर बगल कोई प्रोग्राम होता है तो सिर्फ सुनिए नहीं, अपने एसोसिएट के साथ जाइए नहीं, बल्कि उसको फायदा उठाइए, अपने बिजनेस के लिए फायदा उठाइए और पूरा जान लगा दीजिए। सिर्फ अकेले मत जाइए, आप अपने अगल बगल मोहल्ले सभी लोगों को तैयार कीजिए, लेके चलिए और देखिए आपको सक्सेस मिलेगी। जो काम 1 साल में होना है वो काम 1 महीने में हो जाएगा अगर आपने अपनी एनर्जी लगा दी। और ये एनर्जी मेरा काम कर गया। उसके बाद प्रोग्राम किया दोस्त, बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ने लगा। कुमार मनीष सर का सपोर्ट मिला, कुमार मनीष सर का प्रोग्राम किया, 2-3 हजार लोगों का प्रोग्राम किया, रणविजय सर का प्रोग्राम किया। मुझे याद है पहली बार जब हमारे पास कोई हॉल नहीं था, आसनसोल में कोई हॉल नहीं था, इतनी बड़ी बैठन को 4000 लोगों का प्रोग्राम किया, तो वहां का सिनेमा हॉल बुक करके प्रोग्राम किया। उस सफलता की चरम सीमा बढ़ चुकी थी। पेमेंट, हमारा पेमेंट जो है, जो 2000, 4000, 7000, 10,000 आता था, वो पेमेंट अब लाख रुपया, 80,000, 85,000, लाख रुपया बदल चुका था। अब वो लाइफ बदल चुका था। अब मैं कौशल से अब कौशल सर हो चुका था। और दोस्त एक प्रोग्राम हमने यादगार प्रोग्राम किया, कहीं ना सिनेमा हॉल में जगह मिला ना हॉल में जगह मिला, तो हमने टेंट गाड़ के 7,000 लोगों का प्रोग्राम भी किया और बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया। दोस्त अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, शुरू में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको तैयार रहना है, क्योंकि वो आने, जो मुश्किलें आ रही है, जो आपको कठिनाई लग रही है, वो आने वाले समय में आसान हो जाएगा, क्योंकि वही तो अपना काम है, वही तो अपना काम है। दोस्त एक बात और कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र मुझे लगता है। एक छोटी सी बात मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। जब सीता हरण हो चुका था, रामायण के बाद बोल रहा हूं, सीता हरण हो चुका था, तो राम जी जब सीता को खोजने निकले, हनुमान जी का मिलन हुआ है, हनुमान जी और राम जी जब मिले, हनुमान जी ने राम जी से वचन दिया कि मैं सीता माता को खोज के लाऊंगा, और वो चल दिए, अपने कुछ लोगों को लेके सीता माता को खोज के लिए चल दिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बढ़ने के बाद जाते हैं तो दिखते हैं कि बहुत बड़ा समंदर है जिसे लांघना आसान नहीं है। और वो निराश हो गए कि अब ये हो ही नहीं सकता, इसके आगे तो हमें जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला था कि वो भूल जाए। वो सारी शक्ति भूल चुके थे दोस्त, वो सारी शक्ति भूल चुके थे। और फिर जामवंत ने उनको उनकी शक्ति का याद दिलाया कि ये क्या है, ये समुद्र क्या है, ऐसे ऐसे 7 समुद्र को तुम पार कर सकते हो, ये समुद्र क्या है, इसे तो तुम सुखा सकते हो, वैसी ताकत है तुम्हारे अंदर। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या था? जामवंत हनुमान जी को बताने जो ताकत याद दिला रहा था, वो क्या था? एक दृश्य और जान जाइए, महाभारत में जब कौरवों और पांडवों की सेना आपस में खड़ी हुई दोस्त, लड़ने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए। अर्जुन वीर थे, होनहार थे, वो उनको लगा उनके मत्थे युद्ध जीता जाना था। लेकिन जब अर्जुन ने जब बाण उठाया, तो धनुष उठाया, सामने देखे कि किसे मैं मार रहा हूं, चाचा को मार रहा हूं, किसे मैं मार रहा हूं, भतीजे को मार रहा हूं, किसे मैं मार रहा हूं, भाई को मार रहा हूं, किसे मैं मार रहा हूं, दादा परदादा लोगों को मार रहा हूं। वो बोले कि नहीं चाहिए मुझे सिंहासन, नहीं चाहिए मुझे गद्दी, नहीं चाहिए मुझे राजपाट। उस समय वो निराश हो गया, गांडी गिरा दिया, धनुष तीर गिरा दिया। और उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम सिर्फ गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हो, राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम धर्म और अधर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और धर्म के पक्ष से लड़ रहे हो। धर्म का जीतना जरूरी है। ये क्या था जिसे गीता सार बना? ये क्या था दोस्त? ये कुछ नहीं था, ये मोटिवेशन था। भगवान को, बजरंगबली को, हनुमान जी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने जब ये जाना तो उन्होंने लंका पार किया और रामायण रची गई। अर्जुन को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी और खुद भगवान ने उन्हें मोटिवेट किया और महाभारत हुआ, धर्म की जीत हुई। दोस्त अगर आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, जब भी मौका मिले अपने मोटिवेशन को हाई रखो, मोटिवेशन डाउन मत रखो।
जब भी मोटिवेशन कोई डाउन करे तो उसके बदले आप बुक्स पढ़ लो, उसके बदले अपने अपलाइन से बात कर लो, उसके बदले सेमिनार में चले जाओ, उसके बदले आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाओ और ये जानो कि आपका लिया हुआ फैसला ड्यूशॉप में एक दिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आपका लिया हुआ फैसला आपके सपनों की जिंदगी दिलाने जा रहा है। आपका लिया हुआ फैसला आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को फेमस करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को हमेशा आगे रखें और जो नेगेटिव बोलते हैं उन संपर्क से दूर रहें। दोस्तों, ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रोग्राम से सिर्फ जोश में काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जोश में काम ना करें, सिर्फ एक्साइटेड ना रहें। मैं जो काम करता हूं, मैं सिर्फ इसलिए काम नहीं करता हूं कि मुझे 2,000 रुपए आते हैं या मुझे 10,000 रुपए आ जाए या मुझे 20,000 रुपए आ जाए या मुझे लाख रुपए आ जाए। नहीं, मैं इसलिए काम करता हूं कि इस बिजनेस से मैंने अपनी जिंदगी बदलते हुए देखा है। इस बिजनेस से मैंने अपनी लाइफ को बदलते हुए देखा है। इस बिजनेस से मैं जानता हूं कि किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस बिजनेस से मैं जानता हूं किसी की लाइफ बदल सकती है। इस बिजनेस में जानता हूं किसी के सपने पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस से मैं जानता हूं कि कोई अपने परिवार में पैसे कमाकर अपने बहन की शादी कर सकता है, अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकता है। इसलिए पूरे प्राउड के साथ ये बिजनेस तो करता ही हूं, पूरे घमंड के साथ ये बिजनेस करता ही हूं और एक आस्था के साथ भी ये बिजनेस करता हूं, क्योंकि ये बिजनेस जो देता है वो दुनिया का कोई बिजनेस नहीं देता। अंत में कहना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद कहता हूं कि ऋषि सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, इतना शानदार सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे युवा सपने देख सकते हैं। 1-2 रुपए के नहीं बल्कि करोड़ों के सपने देख सकते हैं और सपनों को हकीकत में पूरा भी कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। तो थैंक यू ऋषि सर, आपने एक शानदार सिस्टम बनाया और इस सिस्टम से हम लोग ने अपना नाम कमाया है और आने वाला जनरेशन भी अपना नाम कमाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी बातें आप तमाम लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सर। रियली सर, मजा आ गया सर आज आपको सुन के सर, सच में रोंगटा खड़ा हो गया सर। इतना मोटिवेशन जब आपसे सुना सर, रियली में आपका सर जो स्पीच रहा सर बहुत ही शानदार रहा सर। और मुझे सर रियली फील होता है यहाँ से ये प्रीमियर से डिप्लोमेट का सफर सर बहुत जल्द हो जाएगा आपके प्रोग्राम के बाद। बहुत कुछ चीज सर है, बस थोड़ा सा आपको मेरे साथ बता पाया, क्योंकि अब मुझे लगता है सर कि ये प्रोग्राम के बाद बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट आए, आई थिंक मुझे लगता है कि उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और वहां से ये स्टार्ट करके एक नए दौर में जाएंगे। नेक्स्ट हफ्ते और एक सीनियर से मिलेंगे और जहां से बहुत कुछ चीज हम लोग सीखेंगे। इस तरह सारे लोग बनाए रहे हम लोग के साथ और अगले हफ्ते फिर हम लोग इसी वेडनेसडे को मिलेंगे, शाम को 4 बजे मिलेंगे और भी एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ ड्यूशॉप में, जिन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड किए हैं, उनसे हम लोग फिर से सुनेंगे। बस इतना कहने के बाद मैं आज से ये सेशन को बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय ड्यूशॉप।